नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आज की खबर। पुलिस लगातार कह रही है कि जो भी जमाती प्रदेश में छुपे हुए हों वो बाहर निकल आएं, अपने आप को पुलिस के हवाले करें जिससे उनका इलाज किया जा सके। लेकिन जमाती हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रयागराज में ऐसा ही वाकया सामने आया जहां पर पुलिस ने 30 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कि जमात से जुड़े हुए थे और दिल्ली से आए हुए थे और प्रयागराज में वो छुप कर रह रहे थे। और इसमें खास बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर भी इसमें शामिल है जिसको गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जमाती क्यों नहीं सुधर रहे हैं और क्यों अपने आप को पुलिस से छुपा कर घूम रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे शेखर जी से। शेखर जी, तमाम ऐसे जमाती हैं जो अभी भी छुपे हैं और सरकार लगातार कह रही है कि आप सामने आइए, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? उसकी वजह साफ है कि जमात का जो मकसद है और जिस उद्देश्य के साथ वो हिंदुस्तान में अपना कामकाज चलाते हैं, सरकार के कहने पर अगर वो सामने आएंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी। एक तो टूरिस्ट वीज़ा पर ऐसे बहुत सारे विदेशी जमाती यहाँ हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं जो आए टूरिस्ट वीज़ा पर। उनको हिंदुस्तान में जिन जगहों के लिए अलाउ किया गया था उन जगहों पर जाना चाहिए था और घूम फिर के वापस हो जाना चाहिए था, लेकिन वो धर्म का उपदेश दे रहे हैं जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ऐसे देशों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ और इस जमात के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रयागराज में भी जो 30 लोग पकड़े गए हैं और एक प्रोफेसर जो उनको सब पनाह देने और इंतज़ामिया पूरा उनके इंतज़ाम में लगा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है कि पढ़े लिखों की ये कौम जाहिल पने से कहीं से भी बाज नहीं आ रही है और जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो उतने ही ज़्यादा कट्टर हैं। हिंदुस्तान में अपनी जमात का जो मकसद है, यानी मुसलमान को और पक्का मुसलमान बनाना, इसी को लेकर के सब अपने मकसद को पूरा करने में लगे हैं। इलाहाबाद का ये प्रकरण सबसे बड़ा उदाहरण है। जो जमाती अभी पकड़े गए हैं जिसमें कई विदेशी हैं, इन लोगों के साथ पुलिस को बिल्कुल इस तरीके का बर्ताव करना चाहिए जिस तरीके से देश के भीतर कोई घुसपैठिया घुस आता है और वो एक तरीके का जासूस होता है। जिस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर होती है बिल्कुल ठीक उसी तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो जमाती पकड़े गए हैं उनमें से कई ऐसे थे जिनके वीज़ा और पासपोर्ट के ज़रिए उनको जो परमिशन दी गई थी उसमें इलाहाबाद या प्रयागराज अलाउ ही नहीं किया गया था। तो ऐसे तमाम जमाती थे जिनको इलाहाबाद नहीं जाना था, लेकिन वो छुप कर प्रयागराज पहुंच गए। शायद उनका उद्देश्य या कोई हिडन कोई ऐसा उनका एजेंडा होगा जो वो चलाना चाहते थे। आखिर इस तरह के लोगों का क्या हिडन एजेंडा हो सकता है, क्योंकि लगातार पकड़े जा रहे हैं, सरकारें उनसे अनुरोध कर रही हैं, अपील कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो सामने नहीं आ रहे। क्या कोई ऐसा हिडन एजेंडा है उनके लिए? देखिए नीरज जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद का जो मामला सामने आया है जिसमें एक शिक्षित प्रोफेसर ने ऐसे कार्य को अंजाम दिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये प्रोफेसर अकेला ही जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह का लखनऊ में एक मामला सामने आया था जिसमें कैंट से एक मस्जिद के जरिए तमाम जमातियों को पुलिस ने बाहर निकाला जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और इन जमातियों को वहां ठहराने के पीछे उसी क्षेत्र की एक सफ़ेदपोश महिला जिम्मेदार थी जिसको आज तक पुलिस ने नहीं खोजा, जांच एजेंसियां उस तक नहीं पहुंच पाई। तो ये उदाहरण सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है, ऐसे तमाम मामले हैं, ऐसे तमाम लोग अलग अलग शहरों में बैठे हैं जो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई सवाल है तो वो सवाल ये है कि अगर शिक्षित समुदाय ही ऐसे लोगों को पनाह देगा, ऐसे लोगों की पनाहगार बनेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि देश जिस प्रकार से कोरोना त्रासदी से गुजर रहा है वो तीसरी स्टेज में भी पहुंचेगा। और सिर्फ यही एक मामला कोरोना को लेकर के नीरज जी नहीं है, सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है आतंकवाद को बढ़ाने में भी। लखनऊ में एक बड़ा बिल्डर है जिसके यहाँ से लश्कर का एक बड़ा आतंकी 2008 में पकड़ा गया था और उसको खाड़ी देशों से फंडिंग तक होती थी। 2 साल तक उस आतंकी ने यहां पर उस बड़े बिल्डर के साथ में काम किया। वो बड़ा बिल्डर आज एक सत्ताधारी पार्टी का सांसद भी हो चुका है, उसके साथी सांसद हो चुके हैं। तो ये जो लोग हैं इनका रसूख लगातार बढ़ रहा है और ये वायरस से लेकर देश में आतंक फैलाने के पीछे पूरी तरह जिम्मेदार है। इन पर शिकंजा
जांच एजेंसियों को कसना ही पड़ेगा, अन्यथा देश जिस संकट से गुजरेगा उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी देश पर बैठे उसी प्रशासनिक तंत्र और नेताओं की ही होगी। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की है। हम बात करेंगे हिमांशु जी से। हिमांशु जी, जिस तरह का माहौल है इस समय उत्तर प्रदेश में और लोग लगातार लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि छुपे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना है आपका? नहीं, मेरे हिसाब से अब समय आ गया है कि भारत की सरकार को एक कड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छुपे हुए या कोई अननोन पर्सन नहीं है। ये बाकायदा एक गैंग है जो जिसको हम बोल सकते हैं कि आतंकियों के स्लीपर सेल्स हैं, जो जगह जगह पे बैठे हुए हैं और लोगों को छुपाए हुए हैं, आतंकवादियों को छुपाए हुए हैं। इनको जमाती नहीं बल्कि हम आतंकवादी ही बोलेंगे, जो इस देश में आतंक को कोरोना रूपी आतंक को फैलाने के लिए इस देश में हर देश में हर शहर में जो है इनको स्थापित किया गया है। ये न केवल जमाती अगर इन्हें कहा जाए तो गलत होगा, क्योंकि ये कोरोना आतंक फैला रहे हैं। शेखर जी, क्या सही है ये कोरोना आतंक फैला रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीरज, अपने हिंदुस्तान की जो प्रकृति है उसको भी समझना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब जमाती, तबलीगी जमात, ये मुसलमान, इस तरीके के शब्द बार बार आने लगे, मीडिया सच्चाई को दिखाने लगा, तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगी और इनको याद आया कि अरे ये तो सेकुलर हिंदुस्तान है। इसके बाद आप देखिए, पालघर में 2 संतों की हत्या हो जाती है, उनके ड्राइवर को भी मार दिया जाता है, जबकि वो परमिशन लेकर निकले थे और पुलिस बैरिकेड लगाई हुई थी। उस जगह पर पुलिस ने रोका था। वीडियो जो वहां से आए वो साफ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस उनको बाहर तक लेके आती है और फिर भीड़ के हवाले कर देती है। तो नीरज, ये जो साजिश है उसको समझने की ज़रूरत है। इन साधुओं की हत्या इसलिए की गई कि उसके बाद जो बॉलीवुड से लेकर के और तमाम बुद्धिजीवी, मौलाना और इन सब की बाढ़ आ गई कि भीड़ ने जो किया गलत किया, भीड़ ने जो किया गलत किया, वगैरह वगैरह। तो वो अपनी कौम, ऐसा लोगों को लगा कि अपनी कौम को कोस रहे हैं, ये तरीका गलत है, वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके से तबलीगी जमात और मुस्लिम कम्युनिटी इस समय उसकी जो कलई थी वो खुल रही थी, जो सच्चाई सामने आ रही थी, उसके बाद इन संतों की जानबूझ करके हत्या कराई गई। और इस हत्या के बाद उन लोगों की बाढ़ आ गई जो ऐसे मौकों पर अपनी कौम को कटघरे में खड़ा करके और हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों के सामने एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। सारे मुसलमान वैसे नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में सन 47 के बाद से लोकतंत्र आ गया है, लिहाजा ये अपनी आबादी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जब इनसे अपने आप से आबादी नहीं बढ़ी तो इन्होंने विदेशी जमातियों को बुलाया, जो हिंदुस्तान की औरतों को न सिर्फ अपने जाल में फंसाते हैं बल्कि उनके साथ शादी करके कई बार तो ये विदेश तक निकल जाते हैं और यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इसलिए सरकार को पूरी तौर से इनके ऊपर निगरानी करनी चाहिए। देशद्रोही हैं, आतंकी हैं, घुसपैठिए हैं, इनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए शूट एट साइट के जरिए, जैसा किसी आतंकवादी के साथ आमतौर पर होती है। तो जो लोग भी कोरोना फैलाने में मददगार हैं वो निश्चित तौर पर कोरोना आतंक फैला रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ एजेंडा है। मनीष से हम जानेंगे कि मनीष, ये कोरोना आतंकवाद जो एक शब्द निकल कर आ रहा है, ये क्या है? देखिए, कोरोना आतंकवाद जो निकल करके सामने आ रहा है, आखिर ये शब्द निकला कहाँ से? आपको ये जानना होगा कि अब मामला सिर्फ तबलीगी जमात तक सीमित नहीं रह गया है। जिस प्रकार से उनके मददगार सामने आ रहे हैं, ऐसे में अगर हम कोरोना वायरस को फैलाने वालों को उस कैटेगरी में रखेंगे तो सरकार को चाहिए कि तत्काल जो धारा 188 आपने लगाई है कि लॉकडाउन में आप बाहर निकलेंगे तो ये धारा आपको रोकेगी और आपके ऊपर कानून के कई प्रतिबंध ला देगी, इसको तत्काल बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लग रहा है, जो NSA लग रहा है, इम्पोज किया जा रहा है ऐसे जमातियों के खिलाफ जो डॉक्टर्स पर हमले कर रहे हैं, लगातार पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अभद्रता कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो इन लोगों को छुपाने में मददगार हैं, उनके ऊपर भी NSA इम्पोज करना चाहिए और बल्कि इससे भी बड़ा कानून सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि अब सख्ती लाजमी है। अगर आपने सख्ती नहीं की तो आज कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है और जिस प्रकार से कोरोना वायरस का नीरज राजनीतिकरण हो रहा है वो निहायत ही शर्मनाक है। और साथ ही साथ
साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमातियों के जो पहले मददगार थे वो भी अब उनके खिलाफ में आ चुके हैं। आप सोशल मीडिया देखिए, लगातार उनसे अपील की जा रही कि आप बाहर आए। अभी भी भारत में तकरीबन 1000 ऐसे जमाती हैं जो घरों में छुपे हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कोरोना संकट की तलवार भारत पे लटक रही है। ये बड़ी बात मनीष जी ने कही है। हम एक बार फिर से शेखर जी की तरफ आएंगे। तमाम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, जो लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने लोग छुप के ना रहें, अपने आप को पुलिस के सामने रखें या हॉस्पिटल्स चले जाएं। तो क्या अब बात धर्मगुरुओं के हाथ से निकल गई है? कुछ ऐसा है? ऐसा है कि धर्म गुरुओं के हाथ से निकल गई है या ये कोडेड अनकोडेड बात कह रहे हैं, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। जो धर्म गुरु पहले कुछ और बता रहे थे, वो कह रहे थे कि आप अपने हाथ पर थूक लीजिए, आप सैनिटाइज हो जाएगा आपका हाथ। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका थूक प्रॉपर नहीं निकल रहा है तो आप पेशाब कर लीजिए, उससे सैनिटाइज हो जाएंगे। तो जो धर्मगुरु 4 दिन पहले इस तरीके की बात कर रहे थे, जब सरकार ने लठ बजाया तो उसके बाद अब भाषा बदल गई। तो अब ये भाषा बदल गई है तो जाहिर सी बात है कि खग जाने खग की भाषा। तो जो मौलवी भाषण दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उसको समझने वाले भी उन्हीं के कारीगर हैं, कारिंदे हैं। तो जो बता रहा है और जो समझ रहा है वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप सिवाय इसके कि अपना सर पीटें या इनको गोली मारें, दूसरा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है कि जो लोग समझा रहे हैं वो किस भाषा में समझा रहे हैं और समझने वाले क्या समझ रहे हैं, ये बड़ी बात है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिताजी की मृत्यु हुई। उस समय वो अपना कामकाज निपटा रहे थे और लगातार कामकाज निपटाया उन्होंने, और वो वहाँ पर गए भी नहीं, क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने परिवार में दुख दर्द होने के बावजूद नहीं पहुँच पा रहे, और एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया। लेकिन ऐसे में ही तमाम शिक्षित लोग हैं जो छुप कर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना होगा? क्या वो मुख्यमंत्री से भी नहीं सीख ले रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जो मुख्यमंत्री ने कल एक सीख दी है पूरे देश को, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है पूरे देश के लिए। और जहाँ तक बात है तबलीगी जमात के लोगों की, मेरे ख्याल से इसमें अगर देखा जाए तो भारत की जो लचर कानून व्यवस्था है, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर हम बात करें तबलीगी जमातों की, तो इस वक्त जो है भारत सरकार को एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। अभी आप जैसे शेखर भाई भी बोल रहे थे कि धर्म गुरुओं की आपने बात करी, हम मौलाना साद की ही बात ले लेते हैं। मौलाना साद जो है वो बार बार जो है अपने फ़ोटो वीडियो भेज के लोगों को आगाह कर रहा है, लेकिन खुद सामने नहीं आ रहा है। तो उसको तो सबसे पहले खुद सामने आके जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने एक अपना उदाहरण पेश किया, उसको खुद बाहर निकल के एक अपना उदाहरण पेश करना चाहिए। और उसको अपने आप को, अगर उसको वाकई में कोरोना जैसी कोई बीमारी है, तो उसको अपने को सबके सामने आके क्वारंटाइन करना चाहिए और लोगों को आके शिक्षित करना चाहिए। तो ये हमारे साथ जो पैनल था उसने साफ शब्दों में कहा कि किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करके छुपे हुए हैं, सरकारों को समझ रहे हैं कि सरकार की आंखें बंद है और वो छुप कर बैठे रहेंगे तो उनका कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर सीखना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखिए, जो सबक उन्होंने दिया है कि पिता की मृत्यु के बाद भी वो नहीं गए, अपना राजधर्म उन्होंने निभाया। और अगर राजधर्म किसी को सीखना है तो एक बार फिर से इस युग में देखें तो मुख्यमंत्री ने निभाया, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह देखते रहिए आज की खबर।